हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये 4th चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज़्म। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस की वजह से पैदा होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस की वजह से पैदा होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अराउंड होती है, जहाँ जहाँ पे चार्जेस होते हैं हमारे, कहीं पे भी किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और वैसे ही इसमें जहाँ जहाँ पे मूविंग चार्जेस होंगे, या तो बोलो कि आप करंट होगा, करंट और मूविंग चार्जेस एक ही बात है। अगर कहीं पे करंट है तो वहाँ उस करंट के आसपास मूविंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। या तो फिर अगर कोई चार्ज चल रहा है, मूविंग चार्ज है, उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो जैसे रुके हुए चार्जेस के आसपास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही चलते हुए चार्ज के आसपास होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो वैसे तो चलते हुए चार्ज के आसपास दोनों होंगी, क्योंकि चार्ज अगर कोई चार्ज है, ठीक है, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रहेगी। लेकिन अगर चार्ज चलने लग जाएगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगी उसके आसपास। तो उसका मतलब चलते हुए चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं हम, तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से पैदा होती है? मूविंग चार्ज की वजह से। मूविंग चार्ज, जब भी चार्ज मूव करता है तो करंट पैदा होता है। तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे आपको करंट दिखेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास पैदा हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। क्या बोलता है ये, इसमें लिखा है इट इज़ अ फील्ड प्रेजेंट अराउंड करंट और मूविंग चार्जेस। वही सेम चीज़ है जो भी समझा है कि मूविंग चार्ज या फिर करंट के आसपास जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और बोल रहा है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट टेस्ला है। निकोला टेस्ला ने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बहुत काम किया था, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को उसी के नाम पे रख दिया, टेस्ला। ठीक है, शॉर्ट में टी बोलते हैं। तो जहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है किसकी वजह से? करंट की वजह से या फिर मूविंग चार्जेस की वजह से। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, लॉरेंस फोर्स। अब लॉरेंस एक साइंटिस्ट था, उसने फोर्स देखा था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है। तो जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स लगाती है किसी चार्ज पार्टिकल पे, तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है F=QE, वो हम पढ़ चुके हैं। मतलब उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दोगे तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो फोर्स लगता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड दिया जाता है QE से। ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगाती है। अगर चार्ज चल रहा होता है तो उस पर फोर्स लगाती है। तो और कितना फोर्स लगाती है उसका मैग्नीट्यूड ऐसे दिया जाता है। देखो, फोर्स Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स है ये। ठीक है, वेक्टर होती है, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, Q इंटू V क्रॉस B, V इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्रॉस मतलब ये जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, 11th में पढ़ा था हमने, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है A.B। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का A क्रॉस B। तो वही है ये यहाँ पे क्रॉस, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ये B क्रॉस B। B इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ऐसा समझ लेते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पे प्रेजेंट है और वहाँ पे आप चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालना चाहते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला ये है Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, ये कई लॉरेंस ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसके बेसिस पर उसने ये फॉर्मूला निकाला था। हमको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स होता है
जो भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है इन मैग्नेटिक फील्ड वो होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। दूसरा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एफ ई को नाम एफ ई नाम दे देते हैं उसको, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ही। तो फोर्स कितना होता है Q इंटू ई के बराबर, क्यू ई। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोलता है, व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज एफ इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। मतलब अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है और वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल आप रखते हो, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। और जो दोनों फोर्स होंगे दोनों को हम वेक्टर एडिशन कर देंगे, जैसे इसने किया है। दोनों फील्ड प्रेजेंट है तो दोनों फील्ड अपना अपना फोर्स लगाएगी। एक हो जाएगा एफ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी फोर्स, और एक हो जाएगा एफ एम जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो नेट फोर्स होगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो होगा एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर। और फिर हमें पता है कि एफ ई कितना है, ये क्यू ई के बराबर, तो क्यू ई रख दिया यहाँ पे, और प्लस एफ एम कितना है, ये क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो वो यहाँ पे रख दिया। तो ये टोटल फोर्स आ गया ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन बोथ द फील्ड्स आर प्रेजेंट। तो इसमें v वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, q चार्ज ऑन द पार्टिकल है, b मैग्नेटिक फील्ड है और e इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये लॉरेंस फोर्स है q e वेक्टर प्लस q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं। मतलब मैग्नेटिक फोर्स को लेके हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो वो उसको देखते हैं हम। उससे पहले हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसको समझ लेते हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसे दी जाती है, उसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसे हम समझें उसको। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम वेक्टर ये क्या है, Q इंटू वी क्रॉस बी, यही है, लॉरेंस ने यही दिया था। हाँ ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है v क्रॉस b, तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब ये हुआ कि आप अगर ऐसे बोलते हो a, कोई वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, तो ये इसका हमें पता है कि ये फॉर्मूला हमें पता है a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड इंटू साइन थीटा और फिर n कैप। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। इसमें ये a मॉड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b मॉड है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा क्या है, मतलब थीटा है एंगल बिटवीन a एंड b, और n कैप क्या है, n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। यहाँ पे थोड़ा ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ये n कैप क्या चीज़ है। ये ऐसे पहले लिख लेते हैं, बना लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि a वेक्टर ये है, ठीक है, और b वेक्टर ये है। यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है ये वाला, ये डायरेक्शन समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा अभी। पहले देख लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि दो वेक्टर है a और b, और इनके बीच में एंगल है ये थीटा। ठीक, तो जो n कैप है उसकी डायरेक्शन, ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही है। ठीक है, n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो n कैप एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, उसकी जो मैग्नीट्यूड है 1 है, और जो उसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। ठीक है, अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, जो मान लो कि स्क्रीन के प्लेन में दोनों वेक्टर हैं, a वेक्टर और b वेक्टर दोनों स्क्रीन के प्लेन में,
तो जो एन कैप होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इन दोनों के, इसका मतलब स्क्रीन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या तो फिर स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो कौन सी डायरेक्शन होगी? वो डायरेक्शन होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इज द यूनिट ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ठीक है, मतलब ये कहना चाहता है कि राइट हैंड रूल के हिसाब से एन कैप की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। परपेंडिकुलर तो होगी दोनों के, ए और बी के, लेकिन राइट हैंड रूल के हिसाब से हम डायरेक्शन देखेंगे एन कैप की कि अंदर होगा कि बाहर होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड रूल क्या बोलता है? राइट हैंड रूल ये बोलता है कि अपना राइट हैंड लीजिए और जहाँ पे ये दोनों वेक्टर हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अपना हाथ रख दी, राइट हैंड रख दीजिए। ठीक है, और राइट हैंड रखने के बाद अपनी फिंगर्स को करिए ए की तरफ। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए की तरफ कर दीजिए अपनी फिंगर्स को और बी की तरफ अपनी फिंगर्स घुमाइए और जहाँ पे थंब शो करेगा वो हो जाएगी एन कैप की डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दे रखा है, देखो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, अभी तो 90 बना रखा उसने, लेकिन कुछ भी हो सकता है 30, 60, 45, लेकिन करना ऐसी है। ए इधर है और ए क्रॉस बी अगर हम निकाल रहे हैं तो उसने क्या किया, देखो हाथ रख दिया, इस पॉइंट पे हाथ रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और फिंगर कर दी है ए की तरफ और फिर उसको घुमाना है किस तरफ? बी की तरफ। तो ए की तरफ उंगलियां करके बी की तरफ घुमाओगे तो अंगूठा कहाँ शो कर रहा है? ऊपर। ऊपर मतलब ए और बी के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो इसमें जो एन कैप की डायरेक्शन है वो ऊपर आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो वैसे ही हमको करना है हर जगह, जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ऐसे ही करेंगे कि जो पहले वेक्टर आ रहा है ए क्रॉस बी आ रहा है ना, ये यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी, तो हमें फिंगर को करना है ए की तरफ और उसके बाद घुमाना है बी की तरफ। तो जहाँ थंब शो करेगा वहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और वही डायरेक्शन, तो ये जो पूरा ये है ए, इसको ऐसे लिख लेंगे ए क्रॉस बी एक नया, ये देखो ए अलग वेक्टर है, बी अलग वेक्टर है, और ये जो पूरा आया है ये भी अलग ही वेक्टर है कुछ, तो उसको हमने नाम दे दिया सी वेक्टर। तो यहाँ पे भी सी वेक्टर देखो ऊपर की तरफ, जहाँ थंब आ रहा है थंब की तरफ कोई सी वेक्टर है वही आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ऐसे बोलेंगे कि ए वेक्टर अलग है, बी वेक्टर भी अलग है, लेकिन जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कोई नया वेक्टर आ जाता, तीसरा वेक्टर, उसको सी नाम दे दिया। और जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? सी वेक्टर क्या हुआ? ये पूरा सी वेक्टर है। ठीक है, इसको हमने सी वेक्टर का नाम दे दिया। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, ये तो कुछ नंबर होंगे। ठीक है, तो सी वेक्टर जो होगा वो उसी तरफ होगा, डायरेक्शन सी वेक्टर की वही होगी जो एन कैप की डायरेक्शन है। ठीक है, और एन कैप की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे जैसे ये राइट हैंड रूल से, कि अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए की तरफ उंगलियां करनी है, बी की तरफ घुमाना है, थंब शो करेगा, जहां शो करेगा वही हमारा एन कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। तो और वहीं जिस तरफ एन कैप की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा सी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके हमको, ये थोड़ा बेसिक है वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का, ये थोड़ा हमने 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि थोड़ा याद आ जाए, क्योंकि इसका यूज़ होने वाला है आगे, कई क्वेश्चंस में यूज़ होगा, कई जगह और दूसरे चैप्टर्स में भी यूज़ होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी डायरेक्शन निकालना आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सब पता होना चाहिए हमको। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और सीखेंगे इसके बारे में, अभी इतना ही सीख लेते हैं। तो ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपने फीचर्स के ऊपर। फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो पहला फीचर क्या है, इसमें बोल रहा है ओनली द मूविंग चार्ज फील्स द मैग्नेटिक फोर्स। ये बोल रहा है कि सिर्फ मूविंग चार्ज पे ही फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है सिर्फ मूविंग चार्ज पे, रुके हुए चार्ज पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। ठीक है, रुके हुए चार्ज पे लगता, चार्ज चलना चाहिए तभी उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
तो वो तो यहाँ से साफ पता चल रहा है, अगर रुका हुआ चार्ज होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो गई तो फोर्स अपने आप ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो रुका हुआ चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगता है। ठीक है, तो दूसरा फीचर देखते हैं। फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे देखो, ये मैग्नेटिक फोर्स है इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब मान लेते हैं वी क्रॉस बी किसी डायरेक्शन में आ रहा है, चलो यही मान लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी है, ए की जगह वेलोसिटी हो सकती है, बी की जगह मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। तो जब आप वी क्रॉस बी निकालोगे तो जो फोर्स आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, क्योंकि एन कैप तो बाहर की तरफ है तो फोर्स भी बाहर की तरफ आना चाहिए। अभी हमने देखा ना कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो उसकी जो डायरेक्शन आती है क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, तो वो डायरेक्शन कैसे दी जाती है। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए की जगह वी वेलोसिटी है, बी की जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप वी क्रॉस बी करोगे तो जो फोर्स आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो फोर्स बाहर की तरफ आ जाएगा तो फिर ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि अगर क्यू पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर जब चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो वी क्रॉस बी के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। और हमें पता है कि जब मतलब चेंज क्या होगा, अगर चार्ज को आप एक बार पॉजिटिव लो और एक बार नेगेटिव लो तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, सिर्फ नेगेटिव साइन का तो डिफरेंस होगा, बाकी सब वैल्यू तो वही है। ठीक है, तो हमने ये देखा है, हमने ये भी पढ़ा है 11th में कि अगर किसी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। तो वही कहना चाहता है यहाँ पे कि फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। बस सिंपल सी बात ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा। ये है दूसरा फीचर। ठीक है, और तीसरा देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा ए क्रॉस बी करके हमने मान लेते हैं कि सी वेक्टर आ रहा है, ए क्रॉस बी करके कोई नया आ गया सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो वही डायरेक्शन होगी जो एन कैप की डायरेक्शन है। और एन कैप की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरा फीचर वही बताना चाहता है कि जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ लिया फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें हम देखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है हमारे पास, ऐसा मान लेते हैं कुछ। ठीक है, कोई वायर का पीस मान लेते हैं, वायर समझ लो, वायर को थोड़ा जूम करके देख रहे हैं। तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, आई मान लेते हैं करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो चल रहे होंगे। और हमें पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब जिस तरफ करंट चलता है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, उसके ऑपोजिट करंट चलता है। तो उसका मतलब जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे। ठीक है, वो किधर चलेंगे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। और कितनी स्पीड से चलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड से चलते हैं। ये ड्रिफ्ट स्पीड ये हम पढ़ चुके हैं करंट वाले चैप्टर में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे, ड्रिफ्ट कर रहे होंगे ऑपोजिट टू करंट, ये चल रहे होंगे ड्रिफ्ट स्पीड से, वीडी। ठीक है, ये वीडी का फॉर्मूला वगैरह वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो ये धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे होंगे
अब मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ हम ले लेते हैं, ये लेंथ ले लेते हैं L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं A, ठीक। और ये भी मान लेते हैं कि इस कंडक्टर को हमने रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसी की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक। तो मान लेते हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक। अब देखो यहां पे हम बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, ये जो चल रहा है इलेक्ट्रॉन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और चार्ज है, चार्ज चल रहा है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि चलते हुए चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक। तो कितना लगता है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स पहले निकाल के देखते हैं। तो फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो मान लेते हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E। अब देखो यहां पे हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स वाला, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, Q V क्रॉस बी, ठीक है। अब यहां पे Q कितना है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, E के बराबर है तो E लिख देंगे, ठीक है। चलो वेक्टर लगा देते हैं यहां पे, वेक्टर E लिख देंगे, और V क्रॉस बी एक्चुअली माइनस ही है, ये माइनस ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, Vd से नीचे चल रहे हैं, है ना, Vd हो जाएगा Vd क्रॉस B, और B क्या चीज है, B वो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने बाहर से लगाई है, इस कंडक्टर के आसपास लगा दी, ठीक है। कैसे भी लगा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, वो हमें पता नहीं है, वो भी इसीलिए हमने ये Vd क्रॉस B लिख दिया, क्योंकि हमें डायरेक्शन का कुछ अभी पता नहीं है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये तो हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना। अब ये है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स। अब ऐसे बोलेंगे, वैसे तो अब हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑन all the electrons, all the free electrons, all the free electrons, उसको बोल देंगे F टोटल, FT वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब वही जैसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था, एक हमने टर्म डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो नंबर डेंसिटी, ठीक है, उसी का यूज करेंगे यहां पे। अगर मानते हैं कि n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना, देखो n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो वो आ जाएंगे ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो निकल जाएगा। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जब हमने डिराइव किया था। तो यहां पे लिख सकते हैं n इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, तो NaL ये हो जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब यहां पे क्या बोलेंगे हम, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना फोर्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा माइनस NaLe Vd क्रॉस B, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब ऐसे बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, एक करंट का फॉर्मूला है जो हम ड्रिफ्ट स्पीड में, जो हमने ड्रिफ्ट स्पीड जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक, एन ई ए वी डी। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, इस एन ई ए वी डी को क्या लिख सकते हैं, I लिख लेंगे और ये L रह जाएगा। तो इस L को अंदर ले जाएंगे और एन ए ई वी डी ये बन गया I, लेकिन यहाँ पे I क्रॉस B नहीं आएगा, ठीक है। ये समझने वाली बात है। जब हम एन ए ई वी डी इसको पूरा कंबाइन करके I लिखेंगे तो यहाँ पे I वेक्टर नहीं आता, क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे I वेक्टर नहीं आएगा। उस I को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पे वेक्टर की जगह हम लिख लेंगे लेंथ, क्योंकि लेंथ इज अ वेक्टर। तो यहाँ पे फोर्स, टोटल फोर्स आ जाएगा I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी आ गया। तो अब एक्चुअली ये माइनस को हम हटा देंगे, क्योंकि ये जो L वेक्टर है ये किस तरफ आएगा, ये इसकी डायरेक्शन, अभी तो जब माइनस यहाँ पे लिख रहे हैं तो L वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें करंट को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट, अब इलेक्ट्रॉन तो कहीं है नहीं ना, फॉर्मूले में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एफ टी वेक्टर इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। मतलब जो एल वेक्टर है, इस वाले फॉर्मूले में जो एल वेक्टर है वो एल वेक्टर इलेक्ट्रॉन जिस तरफ चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, उस डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर लेना पड़ेगा हमको। और अगर हमें माइनस हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे एल वेक्टर को, करंट की डायरेक्शन में ले लेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, एफ टी इक्वल टू, जब मतलब टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स ही मान लेते हैं उसको, जो भी कंडक्टर पे लग रहा है। अब देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा है वो कंडक्टर के ऊपर तो फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे बोल देंगे कि फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर F, इसको यहाँ पे F1 नाम दे देते हैं, F1, ठीक है। F टोटल हो गया ये, और उसको हमने F ही बोल दिया। फिर F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो L वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है, वो L वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में होगा एल वेक्टर, ठीक है, ये लेना है हमको, क्योंकि हमने यहां से माइनस हटा दिया, माइनस रखेंगे तो ये जो एल वेक्टर है वो इलेक्ट्रॉन के चलने की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसीलिए हम माइनस हटा के क्या बोलते हैं कि एल वेक्टर को हम करंट की डायरेक्शन में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट है, करंट से एनालाइज करना थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। तो जिस तरफ करंट चलेगा उसी डायरेक्शन में एल वेक्टर लेना है हमको, और ये फॉर्मूला लगाना है, और ये एल क्रॉस भी है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो हम पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स आएगा, ये फोर्स वेक्टर है, जो फोर्स आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक। ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे ही बता सकते हैं, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इक्वल टू आई, अब देखो एल क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं आई एल बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यहां पे बोल सकते हैं थीटा इज द एंगल, जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां पे हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू, जैसे हमने पढ़ा था, ए मॉड बी मॉड साइन थीटा,
और उसके साथ एन कैप था, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो एन कैप का मैग्नीट्यूड तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं, सीधा मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ये वाला। और डायरेक्शन तो हम वैसे ही देंगे ए क्रॉस बी, जैसे हमने राइट हैंड रूल से देखा था, जिस तरफ थंब आएगा, ठीक है, राइट हैंड रूल से जिस तरफ थंब पॉइंट करेगा उसी तरफ हमारा फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे भी एक और चीज लिख लेते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। ये रहा, ये वैसे तो हमने देख लिया यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, जो Q इंटू वी बी साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं साथ में। एफ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q वी बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी, ठीक। वैसी सेम कहानी है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए ये एन कैप नहीं आएगा। वैसे तो अगर ये वेक्टर में लिखोगे तो आप एफ एम वेक्टर आएगा Q वी बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, इसीलिए वो यहाँ पे आ नहीं रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर आएगा कुछ, तो उसके साथ तो कोई वेक्टर नहीं आ सकता, तो एन कैप भी नहीं आएगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन हम वैसे ही देंगे थंब रूल, ये राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे, तो हमने देख लिया कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कितना फोर्स लगता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, आई एल क्रॉस बी या आई एल बी साइन थीटा, और उसकी डायरेक्शन एल क्रॉस बी, जिस तरफ एल क्रॉस बी आएगा उसी तरफ फोर्स लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जैसे हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4.1 देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। मतलब एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जिसका मास दे रखा है 200 ग्राम, ये रही वायर, और उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, ये लेंथ, और उसके अंदर करंट है 2 एम्पेयर का, ये आई की वैल्यू 2 एम्पेयर भी दे रखी है, उसकी डायरेक्शन भी सब दे रखा है यहाँ पे। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब बोल रहा है कि ये जो तार है ये हवा में लटकी हुई है। अब हवा में कैसे लटक सकती है, क्योंकि अगर हवा में आप किसी तार को छोड़ोगे तो उसके ऊपर तो ग्रेविटी लगेगी, वेट नीचे लगेगा, तो वो तो नीचे गिर सकती है। तो जो नीचे फोर्स लग रहा है, मतलब वो तभी लटक सकती है जब उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो एक फोर्स तो नीचे लग रहा है mg, वो उसने दिखा रखा है, तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगना चाहिए जो ऊपर की तरफ हो, ठीक है। इस तार के ऊपर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, जिससे कि बैलेंस हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगा रही होगी इस वायर के ऊपर, कहाँ पे, ऊपर की तरफ लगा रही होगी, ठीक है, तभी वो रुक सकती है। तो उसमें पूछ रहा है ये व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, वायर के ऊपर mg लग रहा है, वो तो चलो ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो हमारा जो F फोर्स ऐसे लिख लेंगे पहले, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड should be equal to फोर्स, या तो वेट लिख दो सीधा, इक्वल टू वेट, वेट भी तो फोर्स है ना, वेट ऑफ द वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी हम देख सकते हैं आराम से, ऊपर ही लगना चाहिए वैसे तो, लेकिन डायरेक्शन वैसे भी देख सकते हैं, ए क्रॉस बी से, आई एल क्रॉस बी, अभी हमने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला।
आई एल क्रॉस बी से, तो एल क्रॉस बी जिस तरफ आएगा उस तरफ फोर्स लगेगा। तो एल किधर होगा, एल होगा करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम उंगलियां करेंगे और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ ही आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं फोर्स लगेगा एक ऊपर की तरफ, उसको बोल देंगे एफ, एफ बोल देते हैं सीधा। तो जो एफ की वैल्यू है वो कितनी है, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा ये एम जी, ये वेट है एम जी के, एम वेट कितना होता है एम जी, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया एफ है। और एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, और इक्वल टू यहाँ पे एम जी के बराबर हो जाएगा। क्या यहाँ पे तो चलो मैग्नीट्यूड है तो हमें मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, आई एल क्रॉस बी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा क्योंकि जो एम जी है वो भी हमने मैग्नीट्यूड ही लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन, अब देखो साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल में सस्पेंडेड है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड लग रही है अंदर को, अंदर को मतलब ऐसे समझ लो आप कि वायर है ऐसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, ठीक। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, चलो ये एक मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, ऐसे। अब इसके ऊपर एक वायर रखी हुई है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा रखी है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा रखी है। तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो गई ना, वही सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक। टेबल के ऊपर मान लो एक वायर है और वो हॉरिजॉन्टल में पड़ी हुई है, अब उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उसने अंदर को बोल दिया। ये क्रॉस का मतलब होता है अंदर, ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर या इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब मैं बता देता हूँ, क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि अगर हमें ये दिया होगा कि क्रॉस बना रखा है तो इसका मतलब वो चीज़ प्लेन के अंदर जा रही है, और डॉट बना रखा है तो इसका मतलब वो प्लेन के बाहर आ रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्रॉस बना रखा है तो इसीलिए हमें पता चल गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, उस तरफ जा रही है। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल के ऊपर ये वायर है, इसके ऊपर करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसने क्रॉस बना रखा तो वो उस तरफ जा रहा है, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, ठीक। ऐसे लिख देंगे, ये इक्वल टू एम जी के बराबर है। और हमसे क्या पूछा इसने, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालिए बी। तो बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी अपॉन आई एल साइन थीटा, और ये सारी वैल्यू रख देंगे हम। यहाँ आ जाएगा हमारा m की वैल्यू कितनी है, मास है 0.2 kg बोल सकते हैं, 0.2 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं, अपॉन I कितना है, करंट 2 एम्पेयर है तो 2, और लेंथ कितनी है 1.5, और साइन 90, ये तो थीटा तो 90 है ही, साइन 90 1 होता है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 0.66 टेस्ला, ठीक। तो हमने निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4.2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, which way would the Lorentz force be for an electron negative charge be a proton positive charge। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ये दे रखा है इसने फिगर, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इसने लगाई है वो वाई एक्सिस की तरफ है, ऐसा समझ लो कि एक्स एक्सिस है हमारा जो होता ही है इस तरफ, ऐसे दे रखा है। ऊपर इसने जेड एक्सिस ले रखा है, तो वाई हो जाएगा अपने आप ही अंदर की तरफ। ये जो वाई इसने डैश 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 बना रखा है ना, ये एक्चुअली अंदर की तरफ है, ठीक है। जैसे हम ये बनाते हैं नॉर्मल तरीके से एक्स
और ये y बनाते हैं और ये z बना देते हैं ना 3D में दिखाने के लिए। ये एक्चुअली z टेढ़ा नहीं होता, ये z बाहर की तरफ होता है। वो तो दिखाते हैं हम ऐसा कि ये टेढ़ा, ताकि 3D हम इमेजिन कर पाए। तो वैसे ही इसने y एक्सिस दिखा रखा है इसमें, ये है y एक्सिस होगा अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इसने जो लगाई है वो ऐसे देखो क्रॉस लगाई है, और हमने देखा है कि क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। तो इसने यही बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस भी अंदर है, वाई एक्सिस अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द प्लेन कर दिया इसने। तो उसने इसलिए बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल टू पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और उसने बोला है कि एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ऐसा उसने बोल दिया। ठीक, अब वो बोल रहा है, वो पूछ रहा है कि विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी, मतलब लॉरेंज फोर्स कहाँ लगेगी। तो ठीक है, लॉरेंज फोर्स तो वो बोलता है कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स भी लग सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही फोर्स लग सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स तो लगेगा नहीं। तो बचा क्या, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो जो भी लॉरेंज फोर्स होगा F, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स वाला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वही लॉरेंज फोर्स होगा। और वो हमने पढ़ा क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, फोर्स। अब इसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या आ जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल है, यहां पे चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं Q। ठीक है, और वो चल रहा है इधर, किसी वेलोसिटी से चल रहा है। ऐसे ही बोला उसने कि मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कोई चार्ज पार्टिकल है एक्स एक्सिस पे, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो उस पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो हम निकाल लेंगे V क्रॉस B से, लेकिन मैग्नीट्यूड, अच्छा उसने डायरेक्शन ही पूछी है, विच वे, मतलब कि उसने डायरेक्शन ही पूछी है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते, तो QVB साइन थीटा इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, जहां V क्रॉस B आएगा वहीं फोर्स लग जाएगा। ठीक, अब देखो इसने बोला है कि लॉरेंज फोर्स निकालना, पहला पार्ट इसने दे रखा है ए पार्ट इसने दिया है फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर एन मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा होता तो फिर कहां फोर्स लगता। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये Q है, पहले ये देख लेते हैं, सिंपल कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर फोर्स कहां लगेगा। ठीक है, तो V क्रॉस B, तो V इधर है और B किधर है, B अंदर की तरफ है। तो अगर हम V क्रॉस B निकालें, V है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और B है हमारा पॉजिटिव Y एक्सिस में। तो हमारा जो V क्रॉस B आएगा वो आएगा Z एक्सिस की तरफ। ठीक, तो ऐसे समझ लो कि ऐसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस मैंने दोबारा टेढ़ा बनाया, लेकिन आप समझ लो अंदर की तरफ हो। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। तो अगर हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ वेलोसिटी वेक्टर है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी क्रॉस बी निकालेंगे। तो यहाँ पे हाथ रख के उंगलियां, फिंगर्स रखेंगे वेलोसिटी की तरफ और उसे घुमाएंगे बी की तरफ। तो हमारा जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ शो करेगा। तो इसीलिए हमारा जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा जेड एक्सिस की तरफ। ठीक, तो यही चीज़ है, इसमें बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा वो लगेगा जेड एक्सिस की तरफ, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे लगेगा ऑपोजिट टू दैट ऑन पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर होता, ये क्यू अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो कहाँ फोर्स लगता, ऊपर लग जाता। ठीक है, जेड एक्सिस की तरफ। लेकिन अगर क्यू नेगेटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, माइनस जेड एक्सिस की तरफ लगेगा। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन ये बोल सकते हैं कि फोर्स विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, और अगर उसने बोला है कि ये नेगेटिव चार्ज, तो ठीक है। बी पार्ट क्या बोला है, अ प्रोटॉन, फॉर अ प्रोटॉन
प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो उसने दे भी रखा है। पॉजिटिव चार्ज पे कहाँ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ, सिंपल हो गया, ठीक है। तो V क्रॉस B जहां आएगा, यहां पे हमने देखा है V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उस तरफ क्योंकि Q को, अगर Q पॉजिटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B से डिसाइड हो जाएगी, ठीक। तो V क्रॉस B किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए V क्रॉस B, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगेगा वो V क्रॉस B से ही डिसाइड हो जाएगा। तो V क्रॉस B ऊपर आ रहा है, मतलब Z एक्सिस की तरफ, तो फोर्स ऑन प्रोटॉन, फोर्स फॉर अ प्रोटॉन, फोर्स विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव Z एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सिंपल, इसमें मैग्नीट्यूड तो पूछा नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना भी होता तो हम ये सब रख के निकाल लेते हैं। वैसे ये जो थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा 90 होगा, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू नहीं पता तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैग्नीट्यूड तो पूछा भी नहीं है, ये बस दो चीज़ें पूछेगी, डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा होता तो और प्रोटॉन का चल रहा होता, तो हमने ये देख लिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक्चर हो गया यहाँ पे ख़त्म, और क्विज़ 4.1 आपके लिए, आप इसको करिए और इसका सॉल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।